नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस क्लास में हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में जो पड़ाव थे उसमें प्रथम दो पड़ाव थे उनको हमने पार कर लिया था और हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था, वहां तक का अध्ययन हमने किया था कि किस प्रकार हिंदी साहित्य का जो लेखन आरंभ है वह प्रथम पड़ाव में गार्हस्थ्य दासी से शुरू होकर मध्य पड़ाव तक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक पहुंचा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का ग्रंथ, इतिहास का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि वह जो ग्रंथ है वह विधेयवादी पद्धति के ऊपर लिखा गया है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखन के तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं और वहां पर कुछ और आलोचक हुए, कुछ और विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतिहास के को लेखनीबद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी तरफ से कुछ नवीन और मौलिक उद्भावना भी की। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो इस दिशा में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा हम एक नाटककार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और एक कवि भी थे। तो इनकी कविताओं का भी हमने अध्ययन किया है। तो इन्होंने एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ 1938 में प्रस्तुत किया। यह जो ग्रंथ था यह हिंदी साहित्य को एक आलोचक की आंख से देखने का प्रयास है कि इन्होंने कृतियों को उल्लेखित तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उन कृतित्व के बारे में अपना आलोचनात्मक पक्ष भी रखा। अर्थात इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नए दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया जिसमें लेखकों की या कवियों की जो है उसमें आलोचना भी की गई थी और उनकी कृतित्व का विश्लेषण भी किया गया था। लेकिन चूंकि यह जो ग्रंथ था वह एकांगी अधिक है, तो आलोचनात्मक पक्ष जो था वह थोड़ा सा प्रभावी नहीं बन पड़ा है और इस इतिहास ग्रंथ को आलोचकों ने बाद में बहुत सारी सीमाओं के साथ स्वीकार किया। इसमें बहुत सारी न्यूनताएं रह गई थी क्योंकि इसमें आलोचक जो रूप है वह पक्षपातपूर्ण रवैये से या पूर्वाग्रह से रहित नहीं था, यह इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया था और वह जो इतिहास ग्रंथ था वह हिंदी भाषा और साहित्य, अर्थात इन्होंने भाषा के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया था। यह इनकी खास बात थी कि इन्होंने साहित्य के साथ साथ भाषा का भी जो उत्थान और पतन हुआ है उसको भी इन्होंने इंडिकेट किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शख्सियत हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आती है और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और इन्हें आचार्य की उपाधि से नवाजा गया क्योंकि हिंदी साहित्य में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के बाद जो महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं जिन्होंने न केवल अपनी मौलिक उद्भावना द्वारा हिंदी साहित्य का भला किया बल्कि अपनी तरफ से हिंदी साहित्य को बहुत कुछ इनकी देन है, चाहे वो निबंधकार के रूप में हो, चाहे वो आलोचक के रूप में हो या फिर एक कुशल गद्यकार के रूप में हो। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इन सब किरदारों में बहुत ज़्यादा भव्यता के साथ अपने चरित्र को उद्घाटित करते हैं और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो मौलिक उद्भावना की है वह रामचंद्र शुक्ल के बराबर महत्व की है। अर्थात जहां रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का उद्भव मुगल काल से जोड़ते हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में अगर भक्ति काल का आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल उसका संबंध जो है वह मुगल काल में या मुगलों द्वारा जो पराजित भाव था हिंदुस्तान के मन में, हिंदुस्तान की प्रजा के मन में, उससे भक्ति आंदोलन का होना स्वीकार करते हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल के मत के विरुद्ध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि भक्ति जो थी वो संस्कार रूप में हमारे
जनमानस में, हमारी चित्तवृत्ति में सदियों पहले से संस्कार के रूप में मौजूद थी। अगर इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति का यह जो स्वरूप है वह 12 आने वैसा की वैसा होता। ये मौलिक उद्भावना साहित्य की कुछ प्रेरणास्पद पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम वजूद पता लगा सकते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का एक तरह का विवरण प्रस्तुत किया है, और वो भी बहुत ज़्यादा समीक्षात्मक ढंग से, आलोचनात्मक ढंग से और कृतित्व की व्याख्या करते हुए। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 कृतियां हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, यह जो ग्रंथ है यह 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह 1952 में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये जो 3 ग्रंथ थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रामचंद्र शुक्ल के तर्ज पे ही काल विभाजन भी किया था, और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन एवं नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उससे ही मेल खाता है। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल का नाम सुझाया है वह रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में स्वीकार किया और अपने ग्रंथ में। और आज भी हिंदी साहित्य का जब नामकरण की बात आती है तो प्रारंभिक काल को आदिकाल का जो नाम दिया गया है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही देन मानी जाती है। इसके बाद आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से अपना एक इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया और उसका नाम दिया हिंदी साहित्य। और यह जो ग्रंथ था यह हिंदी के तत्कालीन यानी तब तक के समय को समेटते हुए एक उत्कृष्ट ग्रंथ कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की का जो ग्रंथ था उसका नाम था हिंदी काव्यधारा। यहाँ पर ये देखने की बात है कि हिंदी काव्य के परिप्रेक्ष्य में राहुल सांकृत्यायन ने अपने विचार रखे और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक समय है वह 1000 के बजाय पीछे खींच कर ले गए और अपभ्रंश के काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत उन्होंने मानी है। तो ये जो पड़ाव है हिंदी साहित्य का, इसके बाद भी हम जो अगली आने वाली क्लास है उसमें कुछ और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में विचार करेंगे, और अंत में हम एक मुकम्मल इतिहास ग्रंथ का पता लगाएंगे जिससे ये सिद्ध होए कि यह अगर अब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का पता लगाया जाए तो कौन सा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो अब तक सर्वश्रेष्ठ है, हम उसका आकलन करने में सक्षम होंगे, हम उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। वो हमारी अगली क्रमिक क्लास में